तो हम जो पिछला पॉइंट लिख रहे थे सिंगलटन सेट का, उसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिख। तुम लोगों से सवाल है, अपने मन में इसे सॉल्व करना। मान के चलो एक सेट बी है, वो करली ब्रैकेट के अंदर फाइव लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ ये बी जो है कैसा सेट है? नल सेट है, इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है, कैसा सेट है ये बताओ। जैसे ही हम फाइव देखते हैं, फाइव देखते ही हमारे जबान में पानी आ जाता है। फाइव अपने आप में ग्रीक लेटर भी है। नल सेट को दिखाने का दो तरीका है, एक तो या तो फाइव और या तो करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं। यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर एक फाइव लिखा हुआ है, तो ये बेटा कैसा सेट है? ये एक सिंगलटन सेट। इट इज अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग अ ग्रीक लेटर और एन एम्प्टी सेट। हो सकता है फाइव एम्प्टी सेट हो, फाइव हम एम्प्टी सेट को भी दिखाते हैं। गौर से देखो ध्यान से, इस बी को अगर मैं ऐसे लिखता, ये बाहर वाला जो करली ब्रैकेट है वो क्या बता रहा है कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखा हुआ होगा। वो एलिमेंट कैसा लिखा हुआ है? वो एलिमेंट खुद में एक एम्प्टी सेट है। तो सेट के अंदर सेट एम्प्टी सेट नहीं होता है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है। तो बेटा ये सिंगलटन सेट है। हो सकता है कि फाइव ग्रीक लेटर की तरह इस्तेमाल हुआ हो, या हो सकता है फाइव एक एम्प्टी सेट की तरह इस्तेमाल हुआ हो। तो जब एम्प्टी सेट की तरह इस्तेमाल होगा तो वो ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। सी इज इक्वल टू मान के चलो बीटा, ये भी एक सिंगलटन सेट है। तो बेटा जो अंदर फाइव लिखा हुआ था उसको तुमने ये क्यों सोच लिया कि सिर्फ एम्प्टी सेट ही हो सकता है? हो सकता है वो ग्रीक लेटर के तौर पे इस्तेमाल हुआ हो, है कि नहीं? या हो सकता है सेट्स की तौर पे भी इस्तेमाल हुआ हो। हमने बोला कि नल सेट को सिर्फ दो तरह से दिखाया जा सकता है, फाइव या करली ब्रैकेट्स जिसके बीच में कुछ ना लिखा हुआ हो। अब जब ये करली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख दिया गया अंदर, तो एलिमेंट मौजूद है, तो सिंगलटन सेट होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट मौजूद है। नल सेट तो हो ही नहीं सकता। ग्रीक लेटर्स हैं वो देख लो और कुछ सिंबल्स देख लो। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, ईटा, एफिशिएंसी के लिए यूज होता है। एन को लंबा टान दिया नीचे तक। फाई, सबका नाम बता देता हूं मैं। ये पी एस आई है साई, और ये पी एच आई है फाई, और ये है बेटा ईटा, और ये है बेटा डेल्टा, और ये है बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो थेटा, और ये अल्फा बीटा गामा। कुछ सिंबल्स हैं वो देख लो ध्यान से। सिंबल्स कह लो या नोटेशंस कह लो। फॉर ऑल, वी में काट दिया पेट को। एप्सिलॉन, इसको पढ़ा जाता है वेयर, है ना, या फॉर ऑल। इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। इसको पढ़ा जाता है देयर एग्जिस्टम। तो अब कुछ सिंगलटन सेट्स का एग्जांपल देख लो। अगर कोई ऐसे लिख दे तो भी सिंगलटन सेट है, अगर कोई ऐसे लिख दे तो भी सिंगलटन सेट है, अगर कोई फाइव लिख दे तो हमने देखा ही सिंगलटन सेट है। एक लिखा हुआ है मान लो फाइव, और एक लिखा हुआ है मान के चलो ऐसे, तो मेरे को इससे नहीं मतलब है क्या अंदर लिखा हुआ है। मैं बस ये देखूंगा कि भैया यहाँ कुछ लिखा हुआ है और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो ये एम्प्टी सेट तो पक्का नहीं है क्योंकि बीच में कुछ है, और सिंगलटन सेट भी पक्का नहीं है क्योंकि बीच में सिर्फ एक नहीं है, दो एलिमेंट्स है। एक ही होना चाहिए सिंगलटन सेट के लिए। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है इक्वल सेट्स। नाम बता रहा है सेट्स इक्वल होंगे, और पहले भी मैं बता चुका हूं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल सेट्स क्या होते हैं। तो इक्वल सेट्स को ही एक दूसरा नाम दिया जाता है आइडेंटिकल सेट्स। ये बेटा ए के ए क्या है? ए के ए का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज। अब इसका फॉर्मल डेफिनेशन दिखा रहे हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी आइडेंटिकल या इक्वल व्हेन देयर ऑल एलिमेंट्स आर सेम। यानी कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी इसको आइडेंटिकल सेट या इक्वल सेट कहेंगे। अब ये जो साइन है वो इक्वल सेट्स का साइन है, और ये जो साइन है वो आइडेंटिकल सेट्स का साइन है। ये पिछले बार भी बता चुका हूं। इसको एक और तरीके से लिखो। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल या आइडेंटिकल इफ एंड ओनली इफ। देखो बेटा ये जो आई के बाद डबल एफ लिखा रहता है ना, उसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसके बारे में हम रिलेशंस में पढ़ेंगे। इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ, इफ एंड ओनली इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी एंड वाइस वर्सा।
इसका मतलब कि if all the elements of A are present in B and all the elements of B are present in A, दोनों के एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए सारे। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत प्यारा प्यारा एग्जांपल ले रहे हैं हम। अब इसमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ जमा भी होंगे पहले के। एग्जांपल, एक सेट है बेटा A, अपनी मर्जी से मैंने लिया 3,5,7, अपनी मर्जी से लिया। दूसरा सेट मैंने लिया B, ये भी अपनी मर्जी से लिया 2, 3, 5, 7। तीसरा सेट मैंने लिया C, उसे मैंने रोस्टर फॉर्म में लिस्ट डाउन नहीं किया, उसे मैंने डिफाइन किया सेट बिल्डर फॉर्म में कि सेट C कंटेन्स एलिमेंट्स X सच दैट X इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। और जो चौथा सेट मैंने लिया वो लिया सेट D कंटेन्स एलिमेंट्स Y सच दैट Y इज एन ऑड प्राइम नंबर लेस देन 10। हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन से सेट्स इक्वल है एक दूसरे से, आइडेंटिकल या इक्वल। देखो बेटा, सेट ए तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है मेरे पास 3, 5, 7, 3, 5, 7। बी सेट कैसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7। तो ए और बी सेट तो बहुत सिंपल है, जो जो एलिमेंट्स इसमें है वो लिखा हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म तो सबसे हलवा फॉर्म होता है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट सी। तो बेटा सी के बारे में क्या कह रहा है, पहले प्रॉपर्टी की तरफ भागे, एक्स कैसा है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, लेकिन उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमसे बोल रहा है लेस देन 10 होना चाहिए, तो 11 नहीं होगा, 7 तक ही जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स की वैल्यू। सेट सी के बारे में बात हो रही है। ये तो हो गया कि एक्स कि एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इत्तेफाक से एक्स। हो सकता था यहाँ पे 2x लिखा होता, तो हमें डबल करना पड़ता है इनका, 2x + 1 लिखा होता, 2x - 1 लिखा होता, x² लिखा होता, कुछ भी कर सकता था वो, लेकिन इत्तेफाक से उसे x ही चाहिए। तो ये 2, 3, 5, 7 कॉपी हो जाएगा। सेट डी के बारे में सोचो। सेट डी में एलिमेंट क्या होगा, y। ठीक है, y होगा। y कैसा होना चाहिए भाई, y एक ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन 10। तो लेस देन 10 पहले लिख लिया, 2, 3, 5, 7 जो पहले लिखा है, लेकिन ऑड बोल रहा है तो 2 नहीं आ सकता, तो 3, 5, 7 आ गया। ठीक है ना। अब ये चारों सेट्स मैंने लिख लिए रोस्टर फॉर्म में। आप क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, मैं क्वेश्चन को उखाड़ के साइड में कर दूं। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।